नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए सरकार के विश्वास मत के समय विधायकों का हर्ष ट्रेंडिंग की जांच जारी है। ईओयू के बाद ईडी ने भी शुरू की है जांच। ईओयू को मिले अवैध धन के इस्तेमाल के सबूत, कई विधायकों पर खरीदने की हुई कोशिश। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं। कुछ एमएलए ने एडवांस रकम भी ली थी और ईओयू के डीआईजी का न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा हुआ है। वोटिंग में प्रलोभन के भी सबूत मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से संवाददाता अमित कुमार इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये सबसे बड़ा खुलासा जो है वो न्यूज 18 कर रहा है अपने दर्शकों के सामने। नीतीश कुमार का जो विश्वास मत हासिल करना था, जो ये सरकार गठन हुई थी एनडीए के साथ, महागठबंधन से जब अलग हुए थे नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ उन्होंने सरकार का गठन किया और सरकार को विश्वास मत हासिल करनी थी। और इसी दौरान जो है वो ये कोशिश की गई थी, जैसा कि जो विधायक हैं जेडीयू के सुधांशु शेखर, माफ कीजिएगा, उनके तरफ से भी ये कहा गया था, कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया था कि विपक्ष जो है उन्हें और उनके साथ कई विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। मंत्री पद के साथ साथ करोड़ों रुपए देने की बात कही गई। तमाम जो डिमांड है उसे फुलफिल करने की बात कही गई और इसको लेकर के कोतवाली थाने में उस वक्त 11 फरवरी को मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच ईओयू ने अपने स्तर से की है। और ईओयू के जो जांच है, अनुसंधान है, उसमें ये बात प्रमाणित हो चुका है कि विधायकों को खरीद फरोख्त किया जा रहा था। जो वोटिंग होनी थी नीतीश गवर्नमेंट की, उसे कर सकते हैं कि अस्थिर करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा किया गया था। और खुद इस बात की पुष्टि मनोजीत सिंह ढिल्लों जो है डीआईजी ईओयू के, उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, पुष्टि किया है कि हाँ बिल्कुल खरीद फरोख्त किया गया था और करने की कोशिश भी थी। और अच्छा अमित, क्योंकि आप बातचीत हुई है और खुलासे हुए हैं, ऐसे में एमएलए ने एडवांस रकम लिया था, एमएलए की बात कही जा रही है, इसमें क्या कोई नाम फिलहाल सामने आया है कि कौन से एमएलए हैं जिन्होंने खरीद फरोख्त का वो पूरा तय किया था? देखिए, इसमें जो नाम है प्रमुख तौर पे डॉक्टर संजीव कुमार है, जेडीयू के ही विधायक है, प्रवक्ता से विधायक है और इनका नाम जो है वो सामने आया था फौरी तौर पे। और इनके साथ साथ अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर भी कराया था, जो जेडीयू के हरलाखी से, मधुबनी जिले के हरलाखी से विधायक है सुधांशु शेखर, उन्होंने मामला दर्ज कराया था। तो फिलहाल ईओयू के डीआईजी हैं, वो इस बात की कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मामला अभी जांच के अधीन है और जांच के बीच में उन नामों का खुलासा करना उचित नहीं है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं कि इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पे ईओयू के डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने कर दी है न्यूज 18 के कैमरे पे कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश थी, सरकार को गिराने की कोशिश थी और उस कोशिश में जो लोग शामिल थे उनकी पहचान हो चुकी है। और जिन विधायकों ने एडवांस में पैसे लिए उनके प्रमाण भी मिल चुके हैं। दिल्ली, यूपी, मेरठ और नेपाल तक बैठे जो लोग थे वो उन्हें पैसे सप्लाई करने को तैयार थे और कुछ विधायकों ने एडवांस में लिए पैसे, इसके प्रमाण मिले हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सिर्फ अब ये जो मामला जो है वो पॉलिटिकल नहीं रहा। अब कह सकते हैं कि ये जांच एजेंसियों के जांच के दौरान इस बात पे मोहर भी लगी है और चूंकि यह मामला जो है अब ईडी के समक्ष भी है, ईडी भी अपने स्तर से जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ईओयू का जो अनुसंधान है, जो प्रमाण मिले हैं वो काफी होंगे आरोपियों को कटघरे तक पहुंचाने। देखना होगा कि ईडी की तरफ से जो जांच होती है उसमें और क्या कुछ जो खुलासे हैं वो हो पाते। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नक्सलियों के खिलाफ अब और बड़े ऑपरेशन होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली बैठक जारी है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि और गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी और एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और बिहार के डीजीपी आलोक राज सहित कई अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा।
साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है और इस साल छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में 193 नक्सली मारे गए हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगभग विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद अब खत्म होने के कगार पर है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं। और 2024 के आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो अब तक 812 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 202 नक्सली मार गिराए जा चुके हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। वहीं 2024 की अगर आंकड़ों की हम बात करें, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि गौर करने वाली बात अब यह है कि 812 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 202 नक्सली मार गिराए जा चुके हैं। और इस पर अब सरकार सजग भी नजर आ रही है। सरकार की तरफ से यह कहना है कि 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाना है। और देखिए नक्सलियों का अंतिम प्रहार 2024 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार 812 और एनकाउंटर 202 नक्सली हुए हैं और इसी को लेकर की ये बैठक भी चल रही है। इस बैठक के जरिए पूरी कोशिश यही है कि भारत में नक्सलियों का खात्मा हो, नक्सली अब खत्म किए जाएं, क्योंकि जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं उससे आम लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये बैठक की है जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अबूझ माड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। इस साल के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 150 करोड़ के इनामी नक्सली को मार गिराया था। जहां पर नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था, वो ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देखिए। कई जवानों की जानें ली है, लेकिन उसी बस्तर में जवानों ने माओवादियों को एक करारा जवाब दिया है। 2 दिन पहले हुई भीषण मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। नेटवर्क 18, न्यूज़ 18 इंडिया उसी ग्राउंड जीरो पर है जहां पर एक भीषण मुठभेड़ हुई थी। मैं आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये वो घना जंगल है जिसे अबूझमाड़ का जंगल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माओवादियों का साम्राज्य है। यहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच सकती, ऐसा घना जंगल है। और उसी जगह पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 1000 जवानों ने माओवादियों को घेरा था। कंपनी 6 के कई बड़े माओवादियों को मार गिराया गया था। ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माओवादियों का कैंप था और बड़े पैमाने पर माओवादी यहाँ पर मौजूद थे। 31 माओवादियों को मार गिरा गया, लेकिन आशंका है कि 50 से ज़्यादा माओवादी यहाँ मौजूद थे। किस तरह उनकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई आप देख सकते हैं। छतरियों का इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए माओवादी करते हैं। उसी तरह कई उनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सभी का यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरी हुई है। सबसे बड़ी बात है, ये जो दवाइयाँ हैं आप देख सकते हैं, कई तरह के टैबलेट्स है जिसका इस्तेमाल माओवादी अपनी ज़रूरत के ऊपर करते हैं, वो सब यहाँ पर बिखरा हुआ है। उसी तरह आपको मैं और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये पर्ची गिरी हुई है। ये पर्ची में माओवादियों ने बनीन, मोजा, डेटॉल साबुन, ऐसा कई चीज़ों का उल्लेख किया है। इन्हें कुछ चीज़ें उन्हें मंगवाना था, वो सब बातों का यहाँ पर किया गया है। कई बर्तन भी बिखरे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ें और हम कुछ जो और कुछ दिखता है देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक कारतूस जिसका इस्तेमाल हुआ था ये दिख रहा है। इससे यहाँ पर कितनी भीषण गोलीबारी दोनों के बीच में हुई होगी ये हमें दिख पड़ता है। उसी तरह एक जो मारे गए माओवादी उनकी तस्वीर है, उसका उल्लेख कर PLGA का साहसिक कमांडर कामरेड साकेत नरोटी, ऐसा उन्होंने उसका उल्लेख किया है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई है। और ये जो इसमें 13 के करीब महिला माओवादी मारे गई थी। वो जो BGL है जिसका इस्तेमाल माओवादियों ने किया था, ये देसी BGL है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। अबूझमाड़ माओवादियों का जो फैक्ट्री है वहाँ पर वो लोग इसे तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया था, लेकिन ये फटा नहीं है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुई भीषण मुठभेड़ की हमें साक्ष्य दे रहे हैं। कुल मिलाकर जवानों ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया था जिसमें 31 माओवादी मारे गए थे। और ये घटना आने वाले दिनों में फोर्स का जो मोरल बढ़ाने वाली है। अमित शाह जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक बड़ी बैठक ली थी, उसमें कहा था कि
माओवादियों को हम पाताल से भी खोज निकालेंगे, लेकिन 2026 तक माओवादियों का खात्मा होगा। और इसी बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मांग की है मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की गई है। सांसद संजय झा मांग को लेकर के वे मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ये मुलाकात होने वाली है। मैथिली भाषा लगभग 1300 साल पुरानी है। शास्त्रीय भाषा की कोटि में शामिल करने का इसका आधार है। 2018 की रिपोर्ट में 11 विशेषज्ञ ने इसकी सिफारिश की थी। अटल जी ने मैथिली वासियों की ये मांग भी पूरी की थी। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 2005 में बीपीएससी के सिलेबस में मैथिली को शामिल किया गया था। वहीं आरजेडी कांग्रेस सरकार ने सिलेबस से मैथिली को हटाया। मैथिली भाषा का संरक्षण संवर्धन प्राथमिकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां संजय झा की तरफ से ये मांग की गई है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने ये मांग की है कि मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सके और इसे लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय भाषा में मैथिली को शामिल किया जाना चाहिए और मैथिली को लेकर के संजय झा की एक बड़ी मांग है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा सा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की है और इसे लेकर के वो मुलाकात भी करने वाले हैं। उसकी मीटिंग भी होने वाली है धर्मेंद्र प्रधान से, जहां वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। इजराइल पर हमास के हमले की बरसी के मौके पर जेरूसलम ने लेबनान के बेरूत शहर और नॉर्दर्न गाजा पर जबरदस्त हमले किए हैं। एक बार फिर से कई घातक हमलों से लेबनान का बेरूत शहर थर्रा उठा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियार भंडार, सुरंगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर ये हमले किए। IDF के हमले में इमारतें धुआं हो गई, सड़कों पर मलबे फैल गए। धमाकों का वीडियो ये बता रहा है कि IDF ने कितने पावरफुल ब्लास्ट बेरूत के अंदर किए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, महायुद्ध को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियार भंडार, सुरंगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। IDF के हमले में इमारतें धुआं हो गई हैं, सड़कों पर मलबे फैल गए हैं। धमाकों का वीडियो ये बता रहा है कि ये कितना पावरफुल ब्लास्ट हुआ है और बेरूत के अंदर ये ब्लास्ट किया गया है। इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है। हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक सीरिया के शिया मिलिट्स इस जंग में शामिल हैं। नेतन्याहू बार-बार ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ऐसे में ये तो पक्का है कि इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, लेकिन वक्त खुद इजराइल तय करेगा। ईरान की एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाले रौब को तार-तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। यही वजह है कि इजराइल से एक फोटो आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यह है इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैठे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला। जनरल कुरेला की मीटिंग का मतलब साफ है, ईरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है। ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स हो गया है। ईरान पर हमला कैसे होगा ये भी पक्का हो गया है। इजराइल में हो रही हरकत के बाद ईरान में टेंशन बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती
उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। लेबनान में भी इसी बात की चर्चा